Hello, morning to all. आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, साउंड आ रहा होगा, बेसिक थिंग्स. ओके, लास्ट क्लास में वी हैड अ डिस्कशन ऑफ पेपर, सो उसके कुछ क्वेश्चंस बचे थे. अगर उसमें से अभी भी डाउट आपको है तो आप पूछ लीजिए, मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ क्वेश्चन पेपर. और इन केस आपको सोल्यूशन से समझ में आ गया है, देन वी कैन प्रोसीड WEP के बारे में. सो आई एम जस्ट ओपनिंग द पेपर. सोल्यूशन देखने के बाद भी अगर आपको इशू है तो आपको पूछना चाहिए. Up to 16 question we have covered. 17 onwards. Any concern or doubt left? Question number 23. Okay, 23 से पहले एक 20 के बारे में बोल देता हूँ. ये भी एग्जाम में आया हुआ था और इससे कुछ और भी आइडिया आपको लग जाएंगे. इसने बोला था, अगर आप इसको रिलेट कर पाए तो कैसा क्वेश्चन है. इसने बोला है कि आपका फोर्स जो है वो इस फॉर्मूले से गवर्न हो रहा है और पार्टिकल का जो पाथ है उसके बारे में भी इसने आपको बताया हुआ है. सो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द पाथ फर्स्ट. सो ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस है एंड पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम पॉइंट A, 0. सो यहाँ कहीं A, 0 आएगा, x एक्सिस पर आएगा. फिर 0, A जो कि y एक्सिस पर आएगा और सर्कुलर पाथ पे लेके जाना है. इसका मतलब यहाँ पे एक सर्कल बनाना है. इसका मतलब इस तरह के पाथ पर आपको लेके जाना है और ये ओरिजिन है. तो इस सर्कल की इक्वेशन जब आप लिखोगे तो पाथ की इक्वेशन है कि x² प्लस y² इज इक्वल टू a². दैट इज सर्कल. रेडियस उसका a हो जाएगा, ये सेंटर हो जाएगा. सो अपने को क्या करना चाहिए, f को रीराइट कर लेना चाहिए. तो जब आप f को रीराइट करोगे तो f की वैल्यू आ जाएगी आपके पास f एज अ वेक्टर k टाइम्स xi कैप. और नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे x² प्लस y² लिखा हुआ है तो उसकी जगह हम लोग a² लिख सकते हैं. तो a² की पावर 3/2 आ जाएगा प्लस yj कैप. डाउन साइड अगेन इट्स a² से a² पावर 3/2 आ जाएगा. थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा k/a³ xi कैप प्लस yj कैप. अब देखो ये सिंपल फॉर्मेट है, उसी सिंपल फॉर्मेट को इसने कॉम्प्लिकेटेड लुक दे दिया था. अब आपको इसका वर्क डन निकालना है. देन यू नो कि हम जानते हैं वर्क डन कैसे निकाला जाता है. वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन fx dx प्लस fy dy. फर्दर यू कैन राइट इट एज कि fx की वैल्यू जो है वो k/a³ है और x है, इसके साथ dx आएगा. fy की वैल्यू k/a³ है, y है, dy आएगा. x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, a से 0 तक. y कहाँ से कहाँ तक रन कर रहा है, 0 से a तक, क्योंकि आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके जा रहे हो ऐसा. सो फर्स्ट इंटीग्रेशन आएगा k/a³ x²/2 लिमिट्स रन्स फ्रॉम a to 0. दूसरा टर्म था अपने पास k/a³ लिमिट, दिस इज y²/2 लिमिट रन्स फ्रॉम 0 to a. फर्दर सिंप्लीफिकेशन में आपको मिलेगा k/2a³ और 0 माइनस a². Second term will be giving us k/2a³ a² minus 0. अब ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट है. ये माइनस है, ये प्लस है, सम करके 0 हो जाएगा. तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 0. सो ये एग्जाम में आ भी चुका है, इस तरह क्वेश्चन आपको देता है. सो आपको पाथ की इक्वेशन याद रखनी है, उसको रिलेट कर लेना है और सिंप्लीफाई करना, अपने आंसर मिल जाएगा. इसको आप और भी तरीके से कर सकते हैं. कैसे,
दूसरा तरीका, ये पॉइंट अगर आप यहाँ पे पकड़ोगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y निकालोगे तो आप जानते हो ये पोजीशन वेक्टर बनता है। तो ये जो पोजीशन वेक्टर होता है ना, बेसिकली इसी का ना इसका कोऑर्डिनेट बनेगा xi प्लस yj। और आप ध्यान से देखोगे ना तो जो फोर्स लिखा गया है ना वो r वेक्टर k टाइम्स a क्यूब लिखा हुआ है, और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आप इधर ले जा रहे हो। तो बेसिकली स्टोरी क्या है, स्टोरी कुछ ऐसा है अगर आप रिलेट कर पाए। फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रेडियल, ये वाला फोर्स है। और dr की डायरेक्शन जो हम लोग यूज करते हैं वो ये, तो ये dr है और ये फोर्स है। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इसके बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, आपको याद आता है एक पॉइंट इक्वेशन किया था मॉड्यूल में कि सर्कल पे अगर पार्टिकल चलता है तो रेडियल डायरेक्शन के फोर्स का वर्क डन कितना होता है, 0। सिंस ये 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब इसका वर्क डन कितना आएगा, 0। और आपसे वर्क डन ही पूछ रहा है, तो हम एक लाइन में आंसर दे सकते हैं विदाउट गोइंग फॉर ऑल दीज कैलकुलेशंस कि फोर्स कीप्स ऑन परपेंडिकुलर टू द radial this tangential direction, that means displacement, hence its work done must be 0. So either way you can answer. So 20 को आप कई तरह से लगाना सीख लेंगे, अच्छी बात है। 23rd और 25th आपने पूछा है तो मैं 23rd और 25th के बारे में बताता हूँ। 23rd इज आल्सो गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। और अगेन सिंपल है, लेकिन गुड इन द सेंस की गलती होने के चांस है। यू वांट टू बी रिपीटेड हाउ फोर्स गेम परपेंडिकुलर, देखो क्या होता है, फिर से मैं बताता हूँ। ये जो पॉइंट है, लेट से ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम x, y पकड़ते हैं, तो आपको पता होता है कि ये इसका y कोऑर्डिनेट होता है, ये इसका x कोऑर्डिनेट होता है। गो विद द वेरी बेसिक टू द दिस थिंग वेक्टर्स। तो इसको हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर बताया था। पोजीशन वेक्टर कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करता है xi प्लस yj। और फोर्स जब आपने सिंप्लीफाई किया फोर्स, या फिर आप यहां से देखो फोर्स xi प्लस yj, और हम जानते हैं कि ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन xi प्लस yj डायरेक्शन है, और फोर्स में भी वही आ रहा है। इसका मतलब फोर्स हमारा किस डायरेक्शन में है, xi प्लस yj डायरेक्शन में है। तो हमने इस पॉइंट पर ये आने वाले पोजीशन वेक्टर के आगे बनाया, तो ये हमारा फोर्स हो गया। तो फोर्स बेसिकली इस डायरेक्शन में सेंटर से जा रहा है, और सर्कल हमारा ये, तो चल वो सर्कुलर पाथ पे रहा है, फोर्स रेडियल लग रहा है, तो इसको हम रेडियल डायरेक्शन भी कहते हैं। सो रेडियल या फिर नॉर्मल डायरेक्शन, तो दोनों का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। इट्स जस्ट लाइक, ये आप ऐसे भी समझ सकते हो ना, इट्स जस्ट लाइक कि एक पार्टिकल यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप किया होता है, ये पार्टिकल को आप पेंडुलम जैसा बना रहे होते हैं। सो यहाँ पर टेंशन लग रहा होता है और उसका वर्क डन 0 आता है। तो अभी हम लोग सर्कुलर मोशन में और भी डीप पे बात करेंगे, वो आप रिलेट कर सकते हैं अगर वेक्टर आपने समझाए तो। अदरवाइज ये मेथड तो अपने पास हमेशा रहेगा, ले मैन मेथड, कॉमन मैन मेथड, उसको अप्लाई कर सकते हैं, वो भी अपने को आंसर देगा, 100% करेक्ट आंसर देगा। 23rd के बारे में, ये भी एक अच्छा टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसके भी रिजल्ट्स आप याद रखोगे ओवर द डे। सो ये बोलता है कि मैक्सिमम फोर्स निकालना, तो अभी हम कोई वैल्यू नहीं यूज करेंगे, फोर्स का एक फॉर्मूला बना लेंगे, बाद में आप उस फॉर्मूले को एज अ रिजल्ट याद रख सकते हो, और न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगे तो आंसर करने का। इट्स नॉट अ बिग डील कि आप नहीं कर पाओगे, इट्स जस्ट लाइक कि हम उसको अप्लाई करते हैं जो हम लोगों ने लर्न किया है, दैट्स डन। और आप देखोगे कि आपके रूल्स कितने प्रॉपरली यहाँ पर यूज हो रहे होंगे। नाउ फोर्स आपने ऐसा लगाया है, दिस इज द फोर्स दैट यू अप्लाइड। ऑफ कोर्स इस फोर्स के हमको दो कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। दूसरा एक फोर्स आपको मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन, एक फोर्स मिलेगा ग्रेविटी। एनीथिंग एल्स? फ्रिक्शन, क्योंकि म्यू दिया गया है, कोएफिशिएंट दिया गया है। इसके अलावा कोई और फोर्स आप देख सकते हो, तो आपने कांटेक्ट के दोनों फोर्स निकाले, कौन से कांटेक्ट के, ग्राउंड के साथ, एक नॉर्मल, दूसरा फ्रिक्शन। नॉन कांटेक्ट फोर्स mg भी लगा दिया, और एक्सटर्नल फोर्स F भी लगा दिया। F हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रहा था, तो ये एंगल थीटा रहा होगा। सो ये कंपोनेंट F कोसाइन थीटा बनेगा, और ये कंपोनेंट F साइन थीटा बनेगा।
अगर आपने इसमें गलती की है तो आपने बहुत कॉमन गलती की है जो ज्यादा से ज्यादा लोग करते हैं. यू शुड नॉट डू दैट. इफ यू हैव डन, शुड नॉट रिपीट इट. नाउ क्वेश्चन बोलता है कि एफ की कितनी मैक्सिमम वैल्यू हम लगाएं जिससे कि ये मूव ना करे. तो एफ अगर बढ़ाते रहोगे तो मूव करना स्टार्ट करेगा कभी ना कभी. तो वो जो लिमिटिंग केस है वो अपने को कंसीडर करना है. लिमिटिंग केस में कैन वी से कि इसको मैक्सिमम लेना पड़ेगा. उस समय ये अपने लिमिटिंग कंडीशन पर आ जाएगा तो फिर जस्ट अबाउट टू मूव है. उस केस में जो एफ आएगा वो भी मैक्सिमम हो जाएगा. वही अपने को निकालना है. तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया. नाउ अगर ये मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट पर है, स्टिल नॉट मूविंग, दैट मींस इक्विलिब्रियम पर है, दैट मींस एफ cos थीटा की जो वैल्यू है एफ एस मैक्स के बराबर है. सो दिस हॉरिजॉन्टल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स. वर्टिकल डायरेक्शन की इक्वेशन, तो आप जनरली लोग क्या गलती करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन की इक्वेशन में, आपको एन निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, आपको एफबीडी देखना होता है. तो यहाँ पर ऊपर फोर्स है एन, नीचे फोर्स है एम जी, और एक फोर्स है एफ साइन थीटा. वो एम जी नहीं है बल्कि एम जी प्लस एफ साइन थीटा. एन इज एम जी प्लस एफ साइन थीटा. कॉमन मिस्टेक इसलिए हो जाता है क्योंकि एन को आप एम जी याद रखते हैं, तो आज से आपको समझ याद गलती में यूज हो जाता है. अब आपको ऐसा नहीं करने का. मोरओवर एफ एस मैक्स के बारे में क्या बोल सकते हैं, हम जानते हैं कि उसकी वैल्यू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन होती है लिमिटिंग कंडीशन में, मैक्सिमम कंडीशन में. नाउ नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो यू विल गेट लाइक कि एफ कॉस थीटा, इसकी थोड़ी और कैलकुलेशन लगेगी तो मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ. एफ कॉस थीटा, वी आर यूजिंग ऑल ऑफ देम टुगेदर. So it's going to f cos theta is equal to mu in normal reaction, which is coming as mg plus f sin theta. इसका एक अच्छा वर्जन भी एग्जाम में आ चुका है, वो क्या है वो मैं बताता भी. इससे आप f इधर ले लो तो यहाँ से आएगा cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा इज इक्वल टू म्यू mg. सो पीपल इसको एज ए रिजल्ट याद रख लेते हैं कि f की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आनी चाहिए, म्यू mg डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा. ऑफ कोर्स कोई भी रिजल्ट आप याद रखोगे तो उससे ज्यादा पहले ये याद रखना जरूरी है कि उसकी कंडीशन क्या है. तो कंडीशन आपके सामने, ब्लॉक पर फोर्स लगाया जाता है, थीटा डिग्री पर वो बेंड फोर्स है. उसके बाद आपको मैक्सिमम वैल्यू पता करनी होती है, तो ऐसे मैक्सिमम वैल्यू पता कर लेते हैं. तो म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा आ जाएगा. अब आपको देखो थीटा पता होगा 30 डिग्री, एम नोन होगा √3, कॉस थीटा कॉस साइन थीटा निकाल लेंगे, म्यू भी पता है, एफ निकल के आ जाएगा, जी भी नोन इनफैक्ट. कॉपी कर सकता हूँ. और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था वो मैं आपको करा देता. सपोज कर लीजिए इस क्वेश्चन में उसने थीटा नहीं दिया होता. जैसे इसने थीटा 30 दे दिए, अगर उसने थीटा नहीं भी दिया होता तब भी हम एक आंसर निकाल सकते थे. तो ये जो फोर्स आया है ना, ये मैक्स है, मैक्सिमम फोर्स, सो दैट कि आप इसको स्लाइड ना होने दें. थीटा की वैल्यू जो दी गई है तब भी ये मैक्स है. अगर थीटा की वैल्यू नहीं दी गई होती तब भी इसका हम आंसर निकाल सकते थे. कैसे वो बताता है इसी के आगे. तो ये एक्स्ट्रा है. Extra is this: if theta would have been variable, तो कंडीशन ये है कि अब थीटा हमारा 30 डिग्री नहीं है, थीटा वेरिएबल है, मतलब वो दिया नहीं है. देन तो ये जो एफ मैक्स है ना, इस एफ मैक्स को हम और भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं. थीटा को राइट चूज करके इसको और भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं. अगर आप इस मैक्सिमम जो हमने वहां पे लिखा था उसका भी मैक्सिमम कैलकुलेट करना चाहे, ये जो सिर्फ आपको समझाने के लिए, वरना हम एक ही मैक्स लिखेंगे. तो इस मैक्सिमम का मैक्सिमम अगर आपको निकालना है तो आप देखो म्यू में तो कोई चेंज कर नहीं सकते हो, एम में कोई चेंज कर नहीं सकते हो, जी में कोई चेंज नहीं कर सकते हो. ये जो डिनोमिनेटर लिखा है ना, क्या इस डिनोमिनेटर को हमको मिनिमाइज करना चाहिए.
अगर हमने डिनोमिनेटर को लीस्ट बना दिया तो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं, तो ये और भी मैक्सिमम हो जाएगा। हाँ, तो बेसिकली पॉइंट क्या होगा कि हम इसको भी चेंज कर सकते हैं और इसको भी हम बदल सकते हैं, इसकी भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं। फिर अपने को देखना होगा कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी निकाली जा सकती है, उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो फिर इसके लिए थीटा, ये थीटा का फंक्शन हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे और उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आप ये दिमाग में रख सकते हो कि अगर इसको फर्दर भी ले जाना होगा तो हम थीटा के टर्म में बता देंगे। सिंस उसने थीटा दिया हुआ है तो अपने को कोई इश्यू नहीं है, वहां से सॉल्व कर सकते हैं। ये सिंपली एक आइडिया था जो मैं आपको देना चाह रहा था, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो। अदरवाइज आप उसको छोड़ सकते हो और थीटा वो आपको देगा तो आप वहां से भी आंसर निकाल सकते हो। सर इन दिस क्वेश्चन द आंसर इज नॉट कमिंग 10, 23 वाले में। अच्छा, इसका आंसर 10 नहीं आ रहा है, ऐसा बोल रहे हो क्या आप? Yes sir. Okay, you want to put the value and get the answer. Okay, let me do that for you. Mu is 0.5, z is m is √3 kg, g is 10 divided by cos 30. Do we know cos 30? Of course we do. It's like √3/2 minus mu, which is half. Okay, got it. शायद नहीं आ रहा होगा, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। sin is going to be sin is going to be half. Sin 30 is half. बस हो यहाँ पर आंसर। ओके, मैं समझा कि वो आंसर न्यूमेरिकली मैच नहीं कर रहा होगा, वो इसलिए ऐसा आइडिया मेरे को लग रहा है, क्योंकि उसने ये 30 जो दिया था वो बेसिकली ये √3 इसीलिए दिया था कि √3 कैंसिल करे, बट ये स्वैप हो गया। सिंस ये स्वैप हो गया तो √3 सर्वाइव करेगा, और अगर √3 सर्वाइव करेगा तो फिर पंगा हो जाएगा। वो इसको फिर 60 बोलता तो चलता। एनीवे, जो नंबर्स दिए थे उसके बेसिस पर क्या आंसर जा रहा है वो ये आ जा रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी, यू कैन से हाफ ऊपर का हाफ नीचे का कैंसिल आउट हो गया होगा, सो दैट्स गोइंग टू बी 10 टाइम्स √3 डिवाइडेड बाय, कैन आई से इट्स गोइंग टू बी √3 minus 1/2. 1/2 is 0.5, √3 is 1.7, something like that. So it should be like 20 √3 divided by 2 √3 minus 1. ये आ रहा होगा आपका आंसर। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और पता कर सकते हो, लेकिन ये परफेक्ट इंटीजर बने ऐसा लीस्ट लाइकली है। यू आर सेइंग कि आंसर 10 दिया गया। ओके, सो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कहीं sin थीटा cos थीटा स्वैप तो नहीं किया है, क्योंकि प्रॉब्लम उसी की वजह से रेज हुई है। सो एक बार क्रॉस चेकिंग बनता है। ये फोर्स 30 डिग्री पर था, तो अगर हम यहाँ पर कंपोनेंट निकालना चाहेंगे तो ये 30 डिग्री ही बनेगा। इसका थीटा हम लोगों ने प्रॉपर चूज किया, cos थीटा प्रॉपरली रखा, cos थीटा को फोर्स से रिलेट किया, चलता है, और n के साथ sin थीटा आ रहा था, और गुड, sin थीटा इधर आया था, sin थीटा म्यू के साथ आया, sin थीटा म्यू के साथ आएगा, और थीटा 30 है तो फिर ये √3 नहीं आ पाएगा। सो यस, तो इसका आंसर 10 नहीं आएगा, इसका आंसर फिर ये आएगा। इसकी वैल्यू कितनी आती है इसके हिसाब से फिर इसका आंसर हम लोग चेंज कर लेंगे, जिसने ये आंसर मार्क किया होगा उसी को मार्क्स मिलेगा। देन दिस नंबर हैज टू बी कैलकुलेटेड रफली। सो ये इंटीजर टाइप न्यूमेरिकल टाइप्स के थे, राइट? यस, तो डेसिमल भी चलेगा। सो 20 √3 को 2 √3 minus 1 से मल्टीप्लाई कर दो और इसी का स्क्वायर कर दोगे, 11 आ जाएगा। इसकी अपने को न्यूमेरिकल वैल्यू पता करनी होगी, कहाँ तक पहुंचता है ये नंबर। तो कोई सॉल्व करके बता पाएगा? चेक कर, सॉल्व कर लीजिए और ये बताइए कितना आता है, देन वी विल चेंज द आंसर। वो जो आंसर इसने दिया है वो आंसर कब आ जाता है अगर थीटा को हम 60 ले लेते। 60 लेते तो यहाँ पर 1 आता है, यहाँ √3 नहीं, तब भी नहीं आता, आई थिंक तब भी वो इशू करता, जो भी है।
Answer is around 15. If we put n equal to mg, then it coming 10. Now n equal to mg is wrong. That's conceptually wrong. We cannot do so. So n की value mg लिखना is not correct at all. उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, या फिर जहां से लिया गया होगा उसने फिर n इक्वल टू mg लिख लिया होगा. हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है. After rationalizing it comes 12 plus this thing. मैंने कुछ कैलकुलेशन को मैंने सही से कैलकुलेशन किया ना, एक बार आप इसको कैलकुलेशन चेक कर लीजिए और देन आफ्टर लेट मी नो हाउ मच इट गोज टू. सेटल कर लेते हैं. सो यू नो अगर इसकी कैलकुलेशन की जाए, √3 का वैल्यू अपने को पता रहता है 1.73 आएगा और 1/2 इज गोइंग टू बी 0.5. तो जो डिनोमिनेटर अपना बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 1.7.5, दैट्स 1.23 के अप्रोक्सीमेटली. और ये जो अपने पास है 10, ये 17 1.73 होता है, तो रफली ये आ जाएगा. और ये 17 से कम आएगा, 16 15 के आसपास कहीं पहुंचेगा, उसको अपने को चेक करना पड़ेगा. तो अगर डेसिमल के पॉइंट्स तक लेके जाएं, सो ये रफली कुछ इतना आ रहा है 14.06. So we can take answer as a 14. कैलकुलेशन आप वेरीफाई कर लीजिए अगर आप एग्री करते हैं, क्योंकि you may be doing better than this. हाँ, यहाँ पर आंसर करेक्शन की जरूरत पड़ रही है, बिल्कुल पड़ रही है. So 10 is not answer. 14.06 के अप्रोक्स आया है. हाँ, so 14.06 आ रहा है जैसा कि हम लोगों ने भी कैलकुलेशन किया है. और कुछ लोग 15 बोल रहे हैं, तो वो क्रॉस वेरीफाई आपको करने की जरूरत है. अगर 14.06 आ रहा है तो हम 14 को मार्क करेंगे नियर बाई इंटीजर में. अगर आपने डेसिमल में भी लगाया है तो फिर चलेगा, तो उसको हम लोग डेसिमल में भी रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है चेंज करने का. कोई और कंफर्म करेगा 14 या 15? क्योंकि एक नंबर से तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, एक नंबर से नहीं जाना अपने को. So as per my calculation, it's reaching to 14. So this require correction, and the answer goes to 14. आप में से किसी ने क्या 14.06 भी लिखा है? अगर लिखा होगा तो हम उसको भी आंसर मार्क्स देंगे, और अगर 14 को अदरवाइज 14 को मार्क देंगे. पुष्कर ने कैलकुलेट करके दिखा दिया है. ओके, गुड. चलेगा. So I'm just asking, is anybody has marked or written this 14.06 after decimal places? क्योंकि अगर आपने लिखा है तो फिर मैं उसको आंसर की में डालता, अदरवाइज अप्रोक्सीमेटली 14 डाल, क्योंकि 14.06 को अगर आप 14 लिखोगे तो चलेगा. कब? जब इंटीजर टाइप जैसे क्वेश्चंस होंगे. न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, फिर आपको 14.06 लिखना होता है. तो दोनों अलग अलग आंसर होते हैं. एग्जैक्ट आंसर 14.06 है, और क्वेश्चन का जो टाइप आपको बताया गया था वो न्यूमेरिकल बताया गया था. तो इसीलिए मैं इसका वेट कर रहा हूँ कि क्या किसी ने 14.06 लिखा है, मार्क किया है. इफ यस, तो मैं उसको भी आंसर दे देता हूँ. तो एक काम करता, मैं 14 को भी दे देता, 14.06 को भी दे देता. तो क्योंकि आपकी कॉपीज में कहाँ पर है मेरे को नहीं पता. सो क्लोज टू 14 आंसर है अगर आपने 14.06 भी लिखा हुआ है तो. और या फिर ऐसा करते 14 टू लेकर के 14.1 तक दे देते हैं. इसमें सारे नंबर कवर हो जाएंगे अगर आपने थोड़ा बहुत इधर उधर भी किया है, क्योंकि कुछ लोग हो सकते हैं इसको राउंड ऑफ भी कर गए हों. सो इसका आंसर का रेंज हो जाएगा 14 टू 14.1. इट विल कवर ऑल ऑफ द आंसर्स अगर आपने ऐसे निकाल करके दिया है जो कि करेक्ट जा रहे होंगे.
इसके बियॉन्ड दिया है तो फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वो रॉन्ग कैटेगरी में जाएगा, आइदर कैलकुलेशन रॉन्ग और फॉर्मूला रॉन्ग। आर्यन ने रूट पे लिखा नहीं, रूट को फिर एक्सेप्ट करना मुश्किल है। आपको न्यूमेरिकल, आप उसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ना, उस पे लिखा था न्यूमेरिकल टाइप है, दैट मींस आपको नंबर्स फिल करने हैं, और डेसिमल्स में अलाउड होता है अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स। क्योंकि आप देखो इतने बच्चों की कॉपीज होती हैं, रूट में कोई लिखेगा, कोई वर्ड्स में लिखेगा, कोई कैसे भी लिखेगा, तो सबको चेक करना मुश्किल होता है। सो यू नीड टू फिट इन द मॉडल, मॉडल इसकी डेसिमल तक जाने का। So any answer written in this format will be accepted as a correct. So 23rd got a correction. Okay, that's good कि आपने बताया। कुछ लोगों का 10 भी आंसर आ गया होगा, वो n को mg लगा दिया होगा। So अपना जो कोर पॉइंट है वो ये कि n को mg नहीं लिखने का। इसके बाद एक और क्वेश्चन था, let me quickly finish that. 2 question was probably 25, I think. Yes, 25 Samardas. So 25th क्या बोलता है? 25th says 2 blocks of mass this and this placed on a horizontal surface as shown. The coefficient of friction between the block this and the block this is this. This horizontal के साथ ये दिया गया maximum horizontal force F that can be applied to block M so that 2 blocks move without slip. So हम कितना force लगा दें जिससे कि एक साथ move करें? ओके, आवाज आ रही होगी आपको। सो मैक्सिमम फोर्स अपने को निकालना है, मैक्सिमम फोर्स निकालना है। और इस एफ मैक्स के बारे में हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि अगर इस पे फोर्स आप लगाओगे, कैसे समझते हैं ये स्टैकिंग ऑफ ब्लॉक्स, कई बार ये भी क्वेश्चन होता है 2 से 3 ब्लॉक लगाएगा, तो आइडिया अपने पास सिमिलर रहेगा। आपने देखो इस पर फोर्स लगाया, तो कौन सबसे पहले मूव करेगा या करना चाहेगा? ये ब्लॉक। तो यहाँ पर स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। आप चाहते हो कि ये साथ साथ मूव करें, क्योंकि अगर स्लिप नहीं कर रहे हैं इसका मतलब वो साथ साथ मूव करना चाहेंगे। इसका मतलब यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन रहना चाहिए। So in case we draw the free body diagrams, they should be like this. एक यहाँ पर ब्लॉक आएगा और एक यहाँ पर ब्लॉक आएगा, एंड यूल फाइंड कि ये फोर्स आपने लगाया। देन यूल फाइंड कि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। देन यूल फाइंड कि इस पर भी फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। Here it is going to be in the forward direction. And then you need to read those frictions. उनके नाम देने, मैं properly solve कर दे रहा हूँ। ये F फोर्स है, let's call this F1 friction, let's call this F2 friction. So अगर ये F2 है तो ये भी F2 रहा होगा। ये स्मॉल m है, ये कैपिटल m है। यहाँ पे कुछ नॉर्मल रिएक्शंस वगैरह आएंगे, उनको मैंने अभी ड्रॉ नहीं किया, वो हम ड्रॉ कर सकते हैं, कर लेते हैं। यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी, N1 कह सकते हो, इसको आप N2 कह सकते हो, जो कि ऊपर भी लग रही होगी, इक्वल एंड अपोजिट। इसका अपना mg भी लग रहा होगा और इसका भी अपना mg लग रहा होगा। तो सारे फोर्सेस आप ड्रॉ कर सकते हो, वो आप जानते हो। ये काइनेटिक होगा, ये क्लियर है, ये स्टैटिक होगा, ये क्लियर है। साथ साथ ट्रैवल कर रहे हैं, मीनिंग व्हाट? साथ साथ अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो दोनों के एक्सेलरेशन भी बराबर होंगे। स्लिप नहीं करना है तो इसका भी एक्सेलरेशन ए होगा, इसका भी एक्सेलरेशन ए होगा। पूछना क्या चाह रहा है? एफ के बारे में, तो एक से ए निकालेंगे, दूसरे पे ए को रख देंगे, ऐसा कर सकते हैं। सो स्मॉल एम के लिए अगर न्यूटन इक्वेशन लगाओ, न्यूटन इक्वेशन स्मॉल एम के लिए, तो क्या F2 की वैल्यू आएगी m इंटू ए। अच्छा, आप जस्ट स्लाइड कंडीशन पे ले जा रहे हो, दैट मीन्स मैक्सिमम फोर्स लगा रहे हो। F बड़ा होगा तो ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा तो फ्रिक्शन भी बड़ा होगा, और लिमिटिंग कंडीशन पे जाएगा, तो इसको लिमिटिंग से रिलेट कर देते हैं, मैक्स के बराबर हो जाएगा। जब मैक्स बोलना चाहोगे तो μ2 यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट आएगा, और नॉर्मल रिएक्शन ये वाला N2 आएगा। तो जो फ्रिक्शन होता है, जहां पर फ्रिक्शन देख रहे होते हैं, वहीं का फ्रिक्शन कोफिशिएंट, वहीं का नॉर्मल रिएक्शन। तो ये इक्वेशन अपने को कुछ बताने वाली है। क्या बताने वाली है?
कि μ2 नॉर्मल रेशियो आएगा स्मॉल mg, क्योंकि आप देख सकते हो स्मॉल m को ही बैलेंस कर रहा है, नथिंग एल्स, मस्ट बी इक्वल टू m into a, which basically says कि a की वैल्यू μ2g के बराबर होनी चाहिए. μ2 means friction coefficient between the two blocks, between the blocks 0.5. तो 0.5 और 10 मिलकर के 5 आ जाएगा. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 आ गई. You need to focus कि कैसे सॉल्व करते हैं. सो पहले केवल न्यूटन इक्वेशन यहाँ तक लिखा, फिर F2 को F max मैंने उसी लाइन पे लिख दिया, फिर F max की वैल्यू रख दी, फिर सिंप्लीफाई कर लिया. नाउ कम टू द कैपिटल M. जब आप कैपिटल M पर आओगे तो आपको मिलेगा न्यूटन इक्वेशन F minus F1 which was kinetic, F2 which was at limiting condition is equal to mass into acceleration. Now you got to know all the values. Since आपको सभी वैल्यूज पता है, तब यहाँ पर रखोगे. F अपने को पता करना है, इसकी वैल्यू आ जाएगी F1 प्लस F2 प्लस MA. रखते हैं. F1 की वैल्यू क्या है? F1 काइनेटिक है, तो ये μ1 और n1 आ जाएगा, इसको आप n1 नाम दे दीजिए. F2 अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, F2 की वैल्यू m into a के बराबर है, और मास कितना दिया गया है स्मॉल m का 3 kg, और a की वैल्यू कितनी है 5, तो 3 into 5 कर सकते हैं. 3 into 5. इसके बाद m कैपिटल M चाहिए, कैपिटल M इज 5, और a की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की, वो भी 5 है. सो यू सी केयरफुली कि अपने को μ1 n1 की जरूरत पड़ रही है. μ1 n1 क्या क्या μ1 अपने को पता है, ग्राउंड और इसके बीच का m के बीच का यस 0.7 है. सो ये 0.7 हो गया. अब चैलेंज है n1 पता करना. तो क्या हम n1 को m1g लेने वाले हैं? नहीं. अब देखो इस पे टोटल फोर्स डाउनवर्ड्स, तो डाउनवर्ड फोर्स कैपिटल mg है, साथ ही साथ स्मॉल ये n2 वाला भी है. n2 की वैल्यू स्मॉल m थी, आपको पता है स्मॉल m g है, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m g के बराबर हो जाएगा. दोनों के मासेस को ऐड करोगे 8 हो जाएगा, तो ये 80 के बराबर आ रहा है. इसको आप 80 बोल सकते हो, प्लस ये 15 हो जाएगा, या फिर आप इन दोनों को ऐड कर लो, 5 कॉमन ले लो, 8 into 5 40 के बराबर हो जाएगा इन टोटलिटी. देन आफ्टर व्हाट टू डू, यू नो व्हाट टू डू. ये 7 है, 56 हो जाएगा प्लस 40, दैट रीड्स टू 96. सो 96 न्यूटन तक फोर्स आप लगा दोगे, सो दैट कि वो साथ साथ चलेंगे. उससे कम किया तो भी साथ चलेंगे अगर चलते हैं, तो ज्यादा किया तो फिर वो अलग अलग चलना स्टार्ट करेंगे और रिलेटिवली स्लाइड करना स्टार्ट करेंगे. आंसर चेक कर लीजिए और स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए. कहीं भी इश्यू आ रहा है तो आपको बोलने का. समझ में आ रहा है तो फिर कोई बात ही नहीं. सो एक करेक्शन और मिला अभी, जो अभी आपने आइडेंटिफाई किया, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 23. और लास्ट क्लास में भी एक बोनस गया था, तो उसको भी मैंने करेक्ट करना है, इसको भी करेक्ट करना है. ठीक है. ओके, अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है. मैं इसका स्नैप ले देता हूँ, आपको ग्रुप पे डालता, और देन वी कैन गो फॉर WP. सो कैन वी थिंक कि ये पेपर आपने रिवाइज कर लिया और आपको पता चल गया कहाँ पर आपकी मिस्टेक्स थी, कहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, एंड यू कैन हैंडल दोज मिस्टेक्स इन स्ट्रेंथ. ओके, सो नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड और वर्क एनर्जी पावर पर आ जाते हैं. वर्क एनर्जी पावर में आपने वर्क के बारे में पढ़ रखा है, एनर्जीज के बारे में पढ़ रहे थे. सो लास्ट में मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी बताया था. सो मैं एक बार फिर से पोटेंशियल एनर्जी को रिवाइज करा देता हूँ. काइनेटिक एनर्जी आप समझ चुके हो. सो पहला पॉइंट याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी एज सच नहीं डिफाइन करते हैं हम लोग, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. दैट्स फंडामेंटल प्रिंसिपल.
कोई इश्यू आ रहा है? स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या आपको? माइट बी डिस्कनेक्टेड। ठीक है, मैं रीशेयर कर रहा हूँ। अभी व्हाट इज द स्टेटस इज नाउ? आर यू एबल टू सी? विजिबल नाउ, गुड। अभी भी विजिबल नहीं है कुछ लोगों को, इट सीम्स लाइक। ओके, अगर आपको अगर आपको विजिबल नहीं है देन यू कैन रिफ्रेश। ओके, सो इट्स विजिबल, दैट्स गुड। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है, माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ग्रेविटेशन केस में आपने उसका यूज किया तो ग्रेविटेशन के बारे में पता चल रहा है कि mgh यूज करते हैं। सो वो आपने इसका फिर रिलेशन निकाला, 2-3 रिलेशन निकाले थे, उसको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। अगर ये रिफरेंस है या फिर सरफेस है अर्थ, कोई पार्टिकल आपका यहाँ पर है जो कि h हाइट पर है, so in case you consider this potential energy to be 0 as a reference, then this potential energy is mgh. और अगर आप डाउन साइड हैं, let's say h distance, so this potential energy is going to be minus mgh. So point is कि 0 reference से ऊपर जाओ या फिर नीचे जाओ तो mgh से चेंज होता है। अगर रेफरेंस आपका 0 नहीं होगा तो उसको ऐड कर देते हैं। तो ये बेसिकली 0 प्लस mgh था, ये 0 प्लस माइनस mgh था। I explained you. So this is called gravitational potential energy. दूसरा जो हम लोगों ने बात किया था स्प्रिंग के बारे में, and this was what we were talking about in last, और ये आपका था ग्रेविटेशन। सो पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग फोर्सेस के लिए अलग अलग होती है। किसके लिए होती है? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए केवल होती है। स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सिंपली हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, सिंपली हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, जहां पर एक्स इलोंगेशन या कंप्रेशन में कुछ भी हो सकता है। और x जब 0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, इसका मतलब है रिलैक्स कंडीशन को रेफरेंस लेकर के बनाया गया है। सो इसको भी एक्सप्लेन किया था और इसको भी एक्सप्लेन किया था। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग एट एनी एलोंगेशन एंड कंप्रेशन, तो इसका मतलब x क्या है? यहाँ पर x की वैल्यू एलोंगेशन भी हो सकती है या फिर कंप्रेशन हो सकती है, क्योंकि प्लस माइनस लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, स्क्वायर के अंदर है। एलोंगेशन और कंप्रेशन दोनों में से कुछ भी होगा चलेगा। आफ्टर गेटिंग दिस पॉइंट्स हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सो व्हाट वी गॉट टिल नाउ कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क क्या होता है, और इन डेफिनेशंस को आपस में लिंक करना है, तो हम लोग ओवर द टाइम लिंक करेंगे। सबसे पहले ये पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स का रिलेशन, ये भी बहुत पॉपुलर है, बहुत क्वेश्चन इस पे बनते हैं। रिलेशन बिटवीन फोर्स, कौन सा फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। कई बार क्या करेगा, आपको फोर्स देगा और बोलेगा बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, फिर आपसे पोटेंशियल एनर्जी देकर के फोर्स बताए पूछेगा, तो आप बोलो कोई बात नहीं है, हम जानते हैं वर्क डन बाय फोर्स पोटेंशियल एनर्जी से ऐसे लिंक है, तो फोर्स देगा तो उसका वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन निकाल करके हम पोटेंशियल एनर्जी बता देंगे। पोटेंशियल एनर्जी देगा तो फिर वहां से वर्क डन निकाल करके फोर्स निकालेंगे, तो उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चेंज को हम डी से भी लिख सकते हैं, तो डी यू कैन बी रिटन एज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। जब नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव लिखेंगे तो डी ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, या फोर्स जिसके बारे में बात कर रही है, जो फोर्स होगा वो कंजर्वेटिव ही होगा। सो डी यू अपने को पता करना है, और वर्क डन किसी फोर्स का कितना होता है आप जानते हो, एफ डॉट डी आर होता है, ये कंजर्वेटिव फोर्स होगा। सो पॉइंट इज कि अगर अपने को फोर्स पता है तो इसको इंटीग्रेट करके हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं।
सो इसको हम दो तरह से यूज करेंगे। एक तो ये कि जब हमको पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कैलकुलेट करना होगा तो हम बोलेंगे कि इंटीग्रेट कर दो इसको। जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे होगे तो माइनस इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर आ जाएगा। बेसिकली वही जो पहले वाला फॉर्मूला था निकल आ गया। इसका मतलब फोर्स अगर अपने को गिवन है तो हम पोटेंशियल एनर्जी का चेंज बता देते हैं। दूसरा तरीका, अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो डॉट प्रोडक्ट में कॉस जीरो आ जाएगा, तो उस कॉस जीरो को हम 1 लिख देंगे। तो यहाँ से हम फोर्स भी निकाल सकते हैं। सो ऐसा लिख देते हैं, इफ एफ एंड डी आर इन सेम डायरेक्शन। जैसे कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और एक्स डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, तो देन वी कैन राइट डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी आर, या फिर डी एक्स, या फिर डी वाई, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट। तो यहाँ से फोर्स की डेफिनेशन आ जाती है माइनस डी यू अपॉन डी आर। सो पॉइंट इज कि अगर आपको u एज अ फंक्शन ऑफ r गिवन हो तो हम फोर्स निकाल लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकाल देते हैं। बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है। तो फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी निकाल देते हैं, जब जैसी जरूरत पड़ेगी उसको यूज करेंगे। अच्छा, ये जो है वो तभी होगा जब f केवल r का फंक्शन होगा, मतलब केवल x का या केवल y का या केवल z का। मल्टीपल का होगा तो काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से अलग हो सकती है। तो इसी का एक जनरल फॉर्मूला भी रहेगा, तो मैं पहले यहाँ पे जनरल फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। वो बेसिकली इसी का जनरल फॉर्मूला है। सो इन जनरल आपको ये पता करना, अगर फोर्स आपको वेक्टर जैसा निकालना है तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी। एंड इफ आई रिमेम्बर वी हैव टॉक्ड अबाउट पार्शियल डेरिवेटिव, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे आई कैप, प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई कैलकुलेट करेंगे जे कैप, डेल यू अपॉन डेल जेड कैलकुलेट करेंगे के कैप। सो ये जो थर्ड है, ये जो लास्ट में लिखा है, ये ब्रॉडर है, सबसे जनरल फॉर्मूला है और इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। अपने को यू पता हो एक्स वाई जेड में फोर्स एज अ वेक्टर निकल करके आ जाएगा। और ये तभी अप्लाई करेंगे जब एक ही डायरेक्शन में चल रहा होगा, सेम डायरेक्शन में होंगे। इन सेम लिखा था, डायरेक्शन भूल गया तो उसको डायरेक्शन लिख देता हूँ, सेम डायरेक्शन। कॉपी कर लीजिए। तो ये जो सेकेंड एंड थर्ड है वो सेम फॉर्मूला है। इसको कब यूज करना है, इसको कब यूज करना, वो आप क्वेश्चन देख करके समझ जाएंगे। ये जो है इसका एक छोटा सा पार्ट है। जैसे कि अगर u में y नहीं होता, केवल x होता, तो ये वाला टर्म बचेगा, बाकी ये टर्म चले जाएंगे। सो सबसे बड़ा फॉर्मूला ये है, उसका एक छोटा वर्जन ये है। सो मैं बताता हूँ दोनों के एग्जांपल्स को देकर के कि कब कहाँ कैसे कौन यूज होने वाला है। आपने कुछ लिखा था du इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू बाई कंजर्वेटिव फोर्स, सो इज इक्वल टू माइनस डी एफ आर, बट वी हैव रिटेन दिस नॉट दिस। देखो क्या होता है ना, डी लगाने का मतलब होता है, डेल्टा लगाने का मतलब होता है कि आपने डी को इंटीग्रेट कर दिया। तो डेल्टा यू की जो वैल्यू होती है वो माइनस डब्ल्यू कंजर्वेटिव फोर्स होती है। तो अगर आप इसको लिखोगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो एफ डॉट डी आर। तो दोनों से अगर इंटीग्रेशन हटा दोगे तो क्या निकलेगा, डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर। तो जब डी लिखा होता है तो इंटीग्रेशन नहीं लगता है, और अगर डेल्टा लगा होता है तो इंटीग्रेशन हो चुका होता है, क्योंकि चेंज निकालना है। सो इसका मतलब इंटीग्रेशन हो चुका है। सो वही लिखा होगा डी यू इज इक्वल टू दिस, या फिर डी यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, क्योंकि अगर आपने इधर डी लगाया है तो फिर इधर भी डी लगेगा। दोनों तरफ डिफरेंशियल होना चाहिए, एक तरफ डिफरेंशियल दूसरी तरफ चेंज नहीं चलेगा। वो जब का माइनस डाउट था वो रिजॉल्व हो जाना चाहिए। Second formula is used when f and dr are in the same plane, not same plane, in the same direction. Same direction.
जैसे कि एक्स डायरेक्शन हो गया, वाई डायरेक्शन हो गया, जेड डायरेक्शन हो गया, या फिर कोई भी आर डायरेक्शन हो गया, मतलब उसकी डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए। दैट मीन्स 2D पे नहीं जाना चाहिए, 1D पे। आप इसको बोल सकते हैं ये 1D पे लगाते हैं, और ये हम 3D तक लगा सकते हैं। दैट मीन्स 1D 2D 3D सब कवर्ड है। सो दिस हाउ यू कैन रिलेट देम। व्हाई पार्शियल नॉट कंप्लीट डेरिवेटिव? व्हाई? सो दैट्स अ गुड पॉइंट, क्योंकि क्या होगा, ये जो u दिया गया होगा, अगर u फंक्शन ऑफ x एंड y एंड z है, तो हमको कौन सा डेरिवेशन कब यूज करना है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। तो x डायरेक्शन वाला x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेगा। इसका मतलब i कैप वाला जो होगा वो केवल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। जब हम x डायरेक्शन में बात कर रहे होते हैं तो y और z जो हमारे लिए वो चेंज नहीं हो रहे होते हैं x डायरेक्शन, क्योंकि x कंपोनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ y कंपोनेंट एंड y इज इंडिपेंडेंट ऑफ z कंपोनेंट। तो इसलिए इसका पार्शियल आया। j कंपोनेंट निकालेंगे तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और x और z कंपोनेंट वर्क वो चेंज नहीं हो रहे होंगे, अनअफेक्टेड रहेंगे। सिमिलरली k कैप के लिए, और यहाँ पर प्रॉपर डेरिवेशन यूज किया गया, d यूज किया गया। क्यों? क्योंकि ये वन डायमेंशनल है। तो जब वन डायमेंशनल होगा तो फिर अपने को कोई दूसरी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, इसलिए वो कंप्लीट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बनेगा जाकर के। तो इसलिए इसका नाम ये 1D है, ये 3D है। ओके, अगर आपको समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपना टाइम भी रन कर रहे हैं, सो कुछ गेन करते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ऐसा कुछ बोलेगा, इफ पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय U is equal to minus K upon R, where K is a constant, then find the force। तो किसी सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी आपको दिया गया, उस सिस्टम पे कितना फोर्स चल रहा होगा वो अपने को पता करना है। बेसिकली अपने को कंजर्वेटिव फोर्स पता करना है, जिसकी वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी आई होगी। क्योंकि अगर कभी भी पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है, इसका मतलब कंजर्वेटिव ने वर्क डन किया होगा, इसका मतलब कंजर्वेटिव फोर्स लगा होगा। सो दैट फोर्स वी नीड टू फाइंड आउट। सो नाउ यू कैन डिसाइड कि अपने को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। वी गॉट सर्टेन फॉर्मूलाज। सो पॉइंट इज अपने को फोर्स निकालना है, और ये जो u फंक्शन दिया गया वो केवल एक ही वेरिएबल का है। इसका मतलब ये वन डायरेक्शनल है, रेडियल डायरेक्शन में ही है। सो सिंस ये वन डायरेक्शनल है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अपने को जो फॉर्मूला लगेगा, तो वी विल से सिंस f is governed by minus du upon dr, और अब इसी को यूज कर लेंगे। अगर यहाँ पे मैं x लिखता तब भी आप dx यूज कर सकते थे, y लिखता तो dy यूज कर सकते थे, z लिखता तो dz यूज करते। हाँ, अगर हम इसमें x y z तीनों यूज करते तो आपको पार्शियल पे जाना पड़ता। नाउ इसके बाद क्या इसका कैलकुलेशन डुएबल है? बिल्कुल डुएबल है। d अपॉन डी आर हम जानते हैं। क्या u आपको दिया गया है? यस, माइनस k अपॉन r। k कांस्टेंट बता दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, k बाहर आ जाएगा। d अपॉन डी आर आपको लगना है 1 अपॉन r का। 1 अपॉन r का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो आप जानते होगे, तो इसको चाहो तो r रेस्ट पावर -1 लगा दो, एंड देयर इज अ फार्मूला, यू नो दैट, n रेस्ट पावर n r रेस्ट पावर n-1। सो n मतलब 1 माइनस 1 बाहर आ जाएगा, r रेस्ट पावर -1 ये हो जाएगा। बेसिकली माइनस k अपॉन r रेस्ट पावर 2 हो जाएगा, और r स्क्वायर। दैट मीन्स फोर्स मस्ट बी दिस। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मैंने बॉक्स बना दिया, वैसे एक आंसर ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। f की वैल्यू आएगी माइनस k अपॉन आर स्क्वायर। अब एग्जाम में इसी को लैंग्वेज के फॉर्म में पूछेगा। लैंग्वेज के फॉर्म का मतलब ये हुआ कि आपसे बोलेगा कि अगर पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस के रेसिप्रोकल है तो फोर्स डिस्टेंस पर कैसे डिपेंड करता है।
देन यू नो कि कैसे डिपेंड करता है, 1/r² के फॉर्म में डिपेंड करता है, बता सकता हूँ। सो -k/r² पता चल जाता है। मोर ओवर ये पोटेंशियल एनर्जी से आ रहा है, इसका मतलब ये फोर्स कैसा है, ये फोर्स कंजर्वेटिव है, तो ये जो भी फोर्स निकल के आएंगे वो कंजर्वेटिव आएंगे, कि हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होती है। अब ये कौन सा फोर्स है अपने को नहीं पता है, हम लोग बाद में पता कर लेंगे। और ये बहुत पॉपुलर फोर्स है, आप देखोगे कि आपको बताऊं ना कि आर के साथ कैसे रिलेट होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, आगे आप पढ़ोगे ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है Gm1m2/r²। ये जो Gm1m2 है ना वो कांस्टेंट है, तो इसका आर के साथ वेरिएशन देखो ना 1/r² है, तो ये भी 1/r² है। आगे चल करके देखोगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला आता है Kq1Q2/r²। अगेन Kq1Q2 वो कांस्टेंट है, तो ये भी 1/r² पर होता है। तो कई सारे फोर्सेस जो हैं वो इस तरह से 1/r² पर होते हैं, इसलिए काफी पॉपुलर रिजल्ट होता है। और जिनका फोर्स आप ऐसे याद रख सकते हो, जिनका फोर्स 1/r² आएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी आएगी, 1/r आएगी। सो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी आपस में रिलेटेड होते हैं, और कैसे रिलेटेड होते हैं यू कैन सी है। कुछ और भी इन्फ्रेंसेस निकालने हैं अपने को यहाँ से। अगर एफ की वैल्यू नेगेटिव आती है, इफ, इसका मतलब आएगा कि जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव आएगा, एफ इज अट्रैक्टिव। सो अगर माइनस साइन कभी निकल के आया, इसका मतलब है कि वो फोर्स कैसा है, वो अट्रैक्टिव फोर्स है। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो वहां पर माइनस साइन आएगा। ऐसा भी हो सकता है, ये सारी वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब ये एग्जांपल जो है आपके नोट्स का अच्छा वाला पार्ट है, जो काफी कुछ बता रहा है। ये बता रहा है कि हम कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, और प्लस माइनस देख करके हम बता देते हैं कि वो अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। अगर एफ की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसका मतलब ये एफ इज रिपल्सिव। नो एफ की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कैसी होगी, वो ये माइनस साइन के साथ साथ ये के का साइन भी डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर मैंने ये बोला था के कांस्टेंट है, अगर ऐसा बोला जाए के पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो एफ अब नेगेटिव हो गया, क्योंकि के पॉजिटिव है, r² पॉजिटिव होता है, तो एफ नेगेटिव हो गया, इसका मतलब ये अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा। सो हम देख करके बता सकते हैं कि कब फोर्स पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है, दैट मीन्स कब अट्रैक्टिव है, कब रिपल्सिव है, और फोर्स की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी से कैसे रिलेटेड है। एंड बाय गिविंग द पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। इस पर बेसिक एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, कई बार आ चुके हैं। ये मैंने सिंपल फॉर्मूला दिया था, वो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला दे सकता है, नीड नॉट टू वरी। आपको सिंपली डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएशन करना आपको आता है तो आपको आंसर भी आता है। सो यू कैन सी कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स, दैट्स बेसिक मैथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक सिमिलर टाइप का एग्जांपल मैं आपको करा देता, एग्जाम में भी आया हुआ है। सो सिमिलर टाइप का मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जैक्टली कैसा आगे हम लोग उसको अब प्रीवियस एजुकेशन में इसको देख लेंगे। लेट्स ऐसा बोलता है कि इफ potential energy between two particles, or potential energy of a two particle system is given by U is equal to 1 upon, और लेट्स से a लिख देते हैं, ये कांस्टेंट है, a upon x raised to power 12 minus b upon x raised to power 6 है, जहां पर a and b are positive constant, और a and b are constant simply. Find
expression of force between those particles. So वो जो दो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी दिया गया है और सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी दिया गया है. सो पोटेंशियल एनर्जी इसीलिए रहा होगा क्योंकि उनके पास कुछ अट्रैक्शन चल रहा होगा या कुछ रिपल्सन चल रहा होगा. तो वो जो लगने वाला फोर्स है वो कितना होगा उसका एक्सप्रेशन आपसे डिमांड किया जाता है. वेरी सिमिलर क्वेश्चन वाज इन द एग्जामिनेशन फ्यू ईयर बैक और इनफैक्ट कई सारे एग्जाम्स में कई बार दिखता है. दैट मींस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है. आई एम वेटिंग फॉर अ मिनट टू आंसर ऑफ एक्सप्रेशन इफ यू कैन फाइंड इट आउट. तो आप पाओगे कि यूजुअल बिजनेस से अगर अपने को फॉर्मूला पता है तो हम लोग निकाल भी सकते हैं. एक आंसर बताएगा बी डिवाइड बाई एक्स रेज टू पावर 7 माइनस ए डिवाइड बाई एक्स रेज टू पावर 13. Okay, let's wait for others. ओके मीन टाइम में मैं इसको हैंडल भी करता हूँ. देखो केवल एक्स डायरेक्शन से इसका 1D है तो आप ऐसा ही बोल सकते हो कि एफ की जो वैल्यू आने वाली है दैट इज गोइंग टू बी माइनस डी यू बाई डी एक्स. क्योंकि वाई और जेड है नहीं इसलिए वन डायमेंशनल है तो प्रॉपर डिफरेंशिएशन लगा दोगे और अगर जनरल वाला फॉर्मूला लगाओगे तब भी वही आंसर आ जाएगा क्योंकि वाई और जेड कंपोनेंट 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. सो वी कैन से कि आगे बढ़ते हैं. माइनस डी अपॉन डी एक्स. इट सीम्स लाइक कि आप लोगों को थोड़ा सा और भी प्रैक्टिस करनी होगी किसको लेकर के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो लोग पढ़ चुके. ना चाहो तो आप इसको ऐसा लिख लो ए एक्स रेज टू पावर माइनस 12 माइनस बी एक्स रेज टू पावर माइनस 6 क्योंकि आप जानते हो पावर ऊपर जाने पर या नीचे आने पर माइनस साइन को इन्वॉल्व करते हैं. फर्दर आप जानते हो ये इंटीग्रेशन आगे जाएगा तो ए अलग आ जाएगा कांस्टेंट है डी अपॉन डी एक्स लगेगा किस पर एक्स रेज टू पावर माइनस 12 पर. यहाँ से बी आउटसाइड आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स अप्लाई होगा किस पर एक्स रेज टू पावर माइनस 6 पर. And you know these are differentiation rules so we are just following ki differentiation अंदर जाता है and all that. Further calculation minus a x raised power n का फॉर्मूला वही रहता है so n x raised power n minus 1 13 minus b n which is minus 6 x raised to power minus 6 minus 1 that is minus 7. फर्दर इंटीग्रेशन तो ये डिफरेंशिएशन तो ओवर हो गया. अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. माइनस 12 ए डिवाइड बाई एक्स रेज टू पावर 13 प्लस 6 बी डिवाइड बाई एक्स रेज टू पावर 7. फर्दर सिंप्लीफिकेशन so it will lead to 12 a divided by x raised to power 13 minus 6 b divided by x raised to power 7. Can we say this is going to be the expression for the force acting between the particles? So you'll find yes, that's going to be the case. Now you need to check कि कौन सा स्टेप में आपने कहाँ पर मिस्टेक किया. ये फॉर्मूला अगर आपने रियलाइज कर लिया इसका बस डिफरेंशिएशन था और माइनस लगाना था. इसका मतलब अपने को डिफरेंशिएशन में गलती हुई है अगर हुई है तो. So we can find it out the mistake and we can simplify it. So ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किया ना और इससे पहले जो क्वेश्चन किया था दोनों सेम क्वेश्चन थे. सिर्फ डिफरेंस क्या था इसका डिफरेंशिएशन छोटा सा था फॉर्मूला वही लगा था. इसका डिफरेंशिएशन उतना छोटा नहीं था लेकिन फॉर्मूला वही लगा था. तो ये जो कॉन्सेप्ट इसी को कॉन्सेप्ट कहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट अगर ये आपको समझ में आ रहा है कि क्या करना है
दैट मीन्स यू हैव गॉट टू नो कि फिजिक्स क्या बोलता है। ये सारा कुछ मैथ्स है और इसकी प्रैक्टिस करने से ही आप राइट आंसर तक पहुंचोगे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ प्रैक्टिस। सो अगर आपको कई इश्यूज बनते हैं, ट्राई मोर एंड मोर क्वेश्चंस टिल द आंसर यू विल बी यूज्ड टू ओवर द टाइम। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के हमको अलग अलग आंसर मिले और आपके आंसर्स में क्या फर्क दिख रहा है वो टेबल है। पहला जो सबसे बड़ा डिफरेंस आ रहा है वो प्लस माइनस का आ रहा है। सो इसका मतलब प्लस माइनस आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स टू कंसीडर और टू फोकस अपॉन। दूसरा, वो जो वैल्यूज हैं वो अपने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में प्रॉपर नहीं यूज की। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था इसके आगे वो रिलेटेड था। उसने बोला था कि बताइए दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा अगर फोर्स 0 हो जाए, या फिर इक्विलिब्रियम वर्ड यूज कर ले। सो अगर इक्विलिब्रियम वर्ड यूज हुआ हो या फिर फोर्स 0 बोलना हो, इसका मतलब हमको ये 0 करना है। जब इसको 0 करोगे तो यहाँ से हम x निकाल सकते हैं और हमको पता चल जाएगा x कितना है। तो उसने कुछ ऐसा बोला था कि x जो है दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है, तो बताइए कितना होगा। तो इसको 0 करके हम बता देंगे x कितना है। या फिर जो भी पूछना चाहेगा, तो फोर्स निकल करके आ गया तो इसका मतलब हम उसके रिलेटेड स्टोरी को आगे बढ़ा सकते हैं। आपने लिखा सो डिपेंडिंग ऑन द कांस्टेंट्स वैल्यू वी कैन इंटीग्रेट ए फोर्स इज अट्रैक्टिव और वी कैन डिटरमाइन ए फोर्स इज या हियर आल्सो वी कैन आइडेंटिफाई whether this going force is going to be attractive or repulsive. उसके लिए अपने को ए और बी के साइन पता होने चाहिए, ना केवल साइन, उनकी वैल्यूज की भी जरूरत पड़ेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कॉम्बिनेशन के लिए पॉजिटिव आ जाए, कुछ के लिए नेगेटिव आ जाए, क्योंकि एक्स भी बदल रहा है। तो ये जो फोर्स हो सकता है कुछ समय के लिए अट्रैक्टिव हो, कुछ समय के लिए रिपल्सिव हो। किन वैल्यूज के लिए अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा, वो वैल्यूज को रख करके प्लस माइनस को चेक करके बता सकते हैं। So that nature can be identified. So what is the nature of this force? It depends on the values of x and y, a and b. उनके साइन, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज कितनी है और x की वैल्यू क्या है उस पर डिपेंड करेगा। फोर्स 0 करने के बाद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। सो नेचर का मतलब अट्रैक्टिव रिपल्सिव वो हम लोग चेक करके बता पाएंगे। और आपने बोला कि कौन सा फोर्स है, ये कोई और भी फोर्स हो सकता है। देखो क्या है ना कि कंजर्वेटिव फोर्स में जब हम लोग बात करते हैं ना, तो ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्प्रिंग फोर्स, दे आर जस्ट एग्जांपल। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ फोर्सेस व्हिच आर कंजर्वेटिव of whose name we don't know. So we can have n number of forces which are conservative in nature. So अगर पोटेंशियल एनर्जी है इसका मतलब वो कंजर्वेटिव है। सो ये कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। क्या नाम है अपने को नहीं पता, उसने वो बताएगा आपको, नहीं बताएगा तो पूछेगा भी नहीं। हाँ, ग्रेविटेशन कैसे होता है वो हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक आगे पढ़ेंगे, और स्प्रिंग क्या होता है वो भी जानते हैं। तो वो ऑब्वियस मिलेगा तो बता देंगे, नॉन ऑब्वियस मिलेगा तो हम फोर्स का वैल्यू बता देंगे, नॉमेनक्लेचर वो खुद बताएगा आपको। गॉट इट? इन फैक्ट आपके पॉइंट से एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट रेज अप हुआ कि अगर हमको एक फोर्स दिया, सपोज कर लीजिए ये फोर्स देता और आपसे पूछता पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो इसको हम बैक कैलकुलेशन करके बताते, मतलब इंटीग्रेट करते, क्योंकि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन होता है। तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ये फॉर्मूला यूज कर रहे होते हैं, फोर्स को रखते हैं, डीआर को रखते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो अपने को पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाती है। सो टू गेट पोटेंशियल एनर्जी इंटीग्रेट द फोर्स, टू गेट द फोर्स डिफरेंशिएट द पोटेंशियल एनर्जी। दैट्स हाउ इट्स डन। द नेक्स्ट पॉइंट दैट अराइजेस कि अगर हमको फोर्स पता हो तो क्या हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या ये कंजर्वेटिव है या नहीं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है और थोड़ा सा बेटर लेवल का होता है। सो उसके लिए भी हम लोग एक आइडिया निकालेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कैसे हम चेक करें whether the given force is conservative or not। और फिर जो हमारे एग्जांपल्स उनको हम वेरीफाई कर सकते हैं। अगर पोटेंशियल एनर्जी दिया है और आपने फोर्स निकालना है, तो आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव ही होता है, तो यहाँ पर आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कंजर्वेटिव ही है। ओके, सो दिस वाज वन अनदर एग्जांपल। एक और एग्जांपल आपको देते हैं जिसमें मल्टीपल पैरामीटर्स इन्वॉल्व होंगे। आपसे अगर ऐसा पूछता है कि इफ, ये लास्ट एग्जांपल, पोटेंशियल एनर्जी
in a space or a system is u is equal to, let's say 3x y z, then find expression of force. अभी हम लोग चेक नहीं कर रहे हैं, बट अब अगर कोई एक्सप्रेशन दिया गया हो तो किस तरह से हम पता करते हैं, वो आइडियाज लर्न कर रहे हैं और इन्हीं आइडियाज को हम यूज करते हैं। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। आप ध्यान दीजिए कि अगर पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम की आपको दी गई है u इज इक्वल टू 3xyz, दैट मीन्स ये कुछ xyz तीनों कोऑर्डिनेट को यूज कर रहा है और आपसे पूछता है कि उस पर जो कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा होगा उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा। हाँ, तो अब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करने वाले हैं, क्योंकि ये 1D से ज्यादा केस हो गया, 2D से भी ज्यादा 3D हो गया। सो यू विल फाइंड कि इसका सोल्यूशन अपना कैसा जाएगा। मैं यहाँ पे आपको बताता है, यू कैन पे अटेंशन। सो यू से कि अपने को फोर्स निकालना है, तो फोर्स एज अ वेक्टर इज गोइंग टू बी माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप plus del u upon del z k cap. If you remember old days, somewhere we had a discussion on, or we learned basically how to go for del y by del x or del u by del y. इनको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन we learned, if you remember that in it too. So you'll find कि अगर ये हमको u दिया गया तो how to get del u upon del x. So idea was कि you treat all others as a constant. So it's good like 3yz will be outside. Differentiation आपको परफॉर्म करना है x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 3yz आ जाएगा। सिमिलरली हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हमारे पास आएगा दिस इज गोइंग टू बी माइनस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x व्हिच विल बी 3yz i कैप। y के रिस्पेक्ट पे जाओगे तो 3zx या xz j कैप आ जाएगा। फर्दर इफ यू गो यू विल फाइंड लाइक 3 y xy बेसिकली, ठीक है। मैंने डायरेक्टली लिखा है, आप चेक कर सकते हो। आप यहाँ से -3 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बता दो y z i कैप प्लस z x j कैप प्लस x y k कैप। So this is going to be the expression for the force at any location x y z x y z। आप लोगों के आंसर में बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आपने आई कैप जे कैप के कैप नहीं लगाया है। इसका मतलब वो नंबर्स को ऐड कर रहा है जबकि हमको कंपोनेंट्स को ऐड करना है। सो टेक केयर ऑफ दैट थिंग। बाकी सब सही जा रहा है। सो इस तरह से जब हम लोग निकालते हैं ना तो ये वेक्टर निकलता है, तो ये जो कंपोनेंट है ना, ये एक्स कंपोनेंट है, ये इसके साथ ऐड अप नहीं होगा नंबर वाइज, वो उसके साथ वेक्टर वाइज ऐड अप होगा। सो डायरेक्शंस आर क्रिटिकल और यहाँ पर ये के कैप है। सो दिस इज गोइंग टू बी आंसर। अब आपको क्या करेगा, कोऑर्डिनेट्स दे देगा एक्स वाई जेड के और आपसे वैल्यू पूछ सकता है। तो एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट देगा तो यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू रख देंगे, फिर वेक्टर के फॉर्म में आंसर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड पूछेगा, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी नो। डायरेक्शन पूछेगा, देन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर वी नो। वी कैन फाइंड आउट कि व्हाट एग्जैक्टली द फोर्स इज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अच्छा, आपको लगेगा कि यहाँ पर आपने आई कैप जे कैप क्यों नहीं लगाया सर? सिंपल है ना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो उसको प्लस माइनस से हैंडल कर लेते हैं। जैसे वन डायमेंशनल मोशन में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा देते हैं, और अगर वेक्टर लिखना होता है तो v वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इनटू टी लिखते हैं। सो दैट्स व्हाट इट इज। सो ये 1D में हम लोग एरोज को, वेक्टर्स को बहुत ज्यादा डायरेक्शन वगैरह नहीं दिखाते हैं और डायरेक्टली लिखते हैं, क्योंकि हमको पता है सारा एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। यहाँ अलग अलग डायरेक्शंस हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आई कैप जे कैप के कैप बताना। समझ में आ गया? सो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई भी एनर्जी का फंक्शन दिया गया हो, फोर्स कैसे निकाला जाता है, इसको यूज करके बता देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये भी चेक करेंगे फोर्स के एक्सप्रेशन को कैसे पता किया जाए, कंजर्वेटिव है या फिर एनर्जी अगर हमको दी गई है तो कैसे पता किया जाए कि क्या पोटेंशियल एनर्जी को इंडिकेट करेगा भी कि नहीं करेगा। सो कोई भी एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी को इंडिकेट कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए फोर्स कैसा होना चाहिए, कंजर्वेटिव की कुछ कंडीशंस हैं कि क्लोज्ड लूप में वर्क डन 0 आना चाहिए। तो सारे फोर्स
ये इंश्योर करेंगे कि क्लोज लूप में वर्क डन 0 आएगा, और इसको हम लोग कैसे इंश्योर कर सकते हैं, वी विल टॉक, दैट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग एज वेल एज चैलेंजिंग। इसके पहले ये दो कुछ एग्जांपल्स के, देन आफ्टर वी विल फर्दर टॉक अबाउट कि जो फोर्स लगता है वो फोर्स सबको किस तरह के इक्विलिब्रियम्स देता है, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। एक बार ये लर्न करने के बाद फिर हम लोग ये कनेक्ट करेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है, और जो वर्क है, ये आपस में कैसे लिंक्ड है। सो सारे तरह से लिंकेजेस अपने को पता चल जाएगी एंड इट विल बी ओवर देन। Okay, so time is up, and just we would like to wind up here. If you have any query and concern from today's lecture, आप पूछ सकते हो। मैं क्विकली समराइज कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे नए टर्म्स होंगे और आपको एब्जॉर्ब करने में टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा एनर्जी बढ़ाएंगे, एब्जॉर्प्शन की फोकस बढ़ेंगे। आइडिया क्या जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी हम लोग पहले बात कर चुके थे। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये रहता है, कंजर्वेटिव का वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन कैसे निकाला जाता है, यू नो, ये रिजल्ट्स ग्रेविटेशन और स्प्रिंग में यूज होते हैं। फिर हमने जो फोकस किया वो इस बात पे कि फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी क्या लिंक किया जा सकते हैं, बिल्कुल किया जा सकते हैं, क्योंकि ये रिलेशन तो अपने को पता होता है और वर्क डन की डेफिनेशन भी पता होती है। दोनों को मिक्स कर दो तो ये आ जाएगा, या फिर बेसिकली आप ओरिजिनल फॉर्मूला, जैसे ये फॉर्मूला था ना, इसी में आप वर्क डन की डेफिनेशन लगा दो तो ये आता है इंटीग्रेशन एफ कंजर्वेटिव डॉट डी आर। तो ये कहना ये चाह रहा है कि अगर अपने को फोर्स पता है तो हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। रिलेशन का मतलब होता है कि अगर एक वैल्यू पता हो तो दूसरी निकाल लें, दूसरी पता हो तो पहली निकाल लें। सो अगर फोर्स नोन होगा तो हम उसका वर्क डन निकालेंगे और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर क्लेम कर देंगे। बट व्हाट इफ अदरवाइज, सो व्हाट इफ अदरवाइज का मतलब अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी दिया होगा तो फिर हम डिफरेंशिएट करके फोर्स निकालेंगे 1D में, और पार्शियल डिफरेंशिएशन का जनरल फॉर्मूला लगा करके 3D में, 2D में, 1D में। सो ये 1 2 3 सभी D में ट्रू होगा। एग्जाम्पल देखा, ये पोटेंशियल एनर्जी थी, उससे फोर्स निकाल लिया। हम फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी, आप घर में एक ट्राई कर सकते हो, इस फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी निकालो, आपको देखोगे यही आंसर आएगा। दैट मींस इसका अगर वर्क डन निकालोगे तो यही आंसर आएगा विद नेगेटिव साइन। फिर आपने और भी केस देखा, पॉपुलर केस, फिर आपने XYZ वाला केस देखा, और सभी में आपने पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन से फोर्स निकालना सीखा है। फोर्स निकालने के बाद फिर हम इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, मे बी लाइक इन FBD, मे बी लाइक इन वर्क डन कैलकुलेशंस, मे बी लाइक की एक्सेलरेशन कैलकुलेशंस, जहां भी जरूरत पड़ेगी उसको यूज कर सकते हैं। ये जब 3 डायमेंशन होगा तो आपको आई कैप, जे कैप, के कैप को इंटैक्ट रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जब आपको ऑप्शन देगा न्यूमेरिकल में तो एक बिना आई कैप, जे कैप, के कैप का देगा और एक आई कैप, के कैप देगा। तो वहां से अपने को पता चल जाएगा, क्योंकि हम फोर्स निकाल रहे हैं ना जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमारा आंसर भी वेक्टर ही आना चाहिए। तो डायरेक्शन हैज टू बी देयर, विदाउट डायरेक्शन वी वांट टू नो कि किधर लग रहा है। करेक्ट। Okay, so that's all for the day. If you have any quick query, then you can ask. Otherwise, we will be proceeding further from this point onwards in the next lecture. Okay, fine. So thank you guys. See you tomorrow.